चैप्टर नंबर 9 पे विच इज़ नेम्ड एज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो 9.8 तक हैं। 9.1 जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन देखेंगे, 9.2 क्लासिफिकेशन है, 9.3 टॉपिक यूनिट्स और टर्म्स हम देखेंगे, 9.4 में हम रेफ्रिजरेंट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, और 9.5 टॉपिक है जी गुड रेफ्रिजरेंट की जो खसूसियात हैं, और देन हम जो है ना इनकी इम्प्लीकेशन और 2 वेपर कंप्रेशन साइकिल्स वगैरह पढ़ेंगे। और 9.7 में है जी फंडामेंटल्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, बुनियादी एयर कंडीशनिंग क्या होती है। और 9.8 टॉपिक में है जी क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम कितने हो सकते हैं। टॉपिक 9.1 में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन को समझने की हम कोशिश करते हैं। रेफ्रिजरेशन का ब्रॉड सेंस में अगर मतलब लें तो वो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट है, और प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट को हम कूलिंग कहते हैं। दूसरे अल्फाज में बात की जाए तो रेफ्रिजरेशन का मतलब है कि मुसलसल किसी बॉडी में से हीट का अखराज एक्सट्रैक्शन होना जिसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ऑलरेडी कम है। रेफ्रिजरेटर में जो है ना हीट को पंप किया जाता है, लो टेम्परेचर जो कि अंदर का होता है और सराउंडिंग का हाई टेम्परेचर होता है, तो हीट को फ्लो करवाया जाता है फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर क्या है, ये एक रिवर्स हीट इंजन है या हीट पंप है जो हीट को पंप करता है कोल्ड बॉडी से और डिलीवर करता है वाटर बॉडी की तरफ। तो इस काम के लिए जो चीज यूज होती है उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है ना वो 19th सेंचुरी के मिडिल में आ चुका था। हम एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन देखते हैं। ये इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो एयर की कंडीशन को देखती है जो कि ह्यूमन कंफर्ट। अब ह्यूमन कंफर्ट में 2 मेन फैक्टर्स हैं कि फिजिकली कंडीशन और साइकोलॉजिकल कंडीशन। और मजीद जो एयर कंडीशनिंग के मकासद हैं वो है फूड प्रोसेसिंग, फूड का स्टोर होना, और इंडस्ट्रियल के जो मकासद हैं वो वाले। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में 2 सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा पहले कि जो क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसका सक्शन टेम्परेचर जो है ना वो हायर होता है एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा, लिहाजा जो कंप्रेसर एयर को हैंडल करता है वो कम होती है। ऑपरेटिंग प्रेशर रेशियो यानी कि आउटलेट बटा इनलेट प्रेशर की जो निस्बत है वो कम हो जाती है, जिससे आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। टॉपिक 9.2 है, इसमें हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है और दूसरा होता है वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें एयर इस्तेमाल होती है और इसमें वेपर्स का इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेंट के तौर पे। तो एयर रेफ्रिजरेशन के जो साइकिल हैं वो 2 हैं, ओपन एयर और क्लोज एयर। जबकि वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल में वेपर कंप्रेशन सिस्टम है और एक वेपर अब्सॉर्प्शन सिस्टम है। ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं, ये एक पुराना साइकिल है जो डायरेक्टली जो है ना अलो की जाती है उस जगह पे जहाँ पे उसने ठंडा होना है, लिहाजा जो कंप्रेसर वॉल्यूम को हैंडल करेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि साथ साथ मॉइस्चर भी जो है वो दाखिल होता रहेगा, लिहाजा उससे जो है ना आपकी जो फ्रॉस्ट बर्फ है वो जम जाएगी जो लाइनों को क्लॉग या ब्लॉक कर देती है। लिहाजा इसलिए ओपन जो साइकिल सिस्टम है वो बिल्कुल जो है ना वो इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम बात करें क्लोज रेफ्रिजरेशन साइकिल की तो इसमें एयर को पहले पाइपों में से पास किया जाता है और बाद में सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट में से पास किया जाता है। द एयर इन द क्लोज सिस्टम डज नॉट कम इन कंटैक्ट डायरेक्टली विद द स्पेस टू बी कूल्ड। इसमें जो हवा है ये उस चैम्बर में डायरेक्ट दाखिल नहीं होती जहाँ पे कूलिंग की जा रही है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब हम बात करेंगे वेपर टाइप रेफ्रिजरेशन साइकिल्स की। तो ये रेफ्रिजरेशन साइकिल की एक इम्प्रूव फॉर्म है जिसमें सूटेबल सब्सटेंसेस यानी कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड बतौर रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होते हैं। रेफ्रिजरेंट इस सिस्टम में जो है ना वो सिस्टम को लीव नहीं करेगा, बल्कि हमेशा सिस्टम के अंदर वो जो है ना अपना काम करता रहेगा और मुख्तलिफ हालतों से गुजर कर जो है ना वो कूलिंग करता रहेगा। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में आपका कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। इट पंप्स हीट फ्रॉम द ब्राइन एंड डिलीवर्स टू द कूलर। घरों में जो रेफ्रिजरेटर है उनमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है। वेपर अब्जॉर्प्शन में कंप्रेशन नहीं होती यानी कि कंप्रेसर नहीं लगता, रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होता है, वो एक्वा अमोनिया यानी कि अमोनिया और पानी का मिक्सचर होता है। इनकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो 9.6 में एक्सप्लेन की जाएगी। टॉपिक इज 9. वो होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसको TR लिखा जाता है। इसकी डेफिनेशन है कि ये वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है जो कि उस वक्त पैदा होता है जब हम 1 टन यानी कि 1000 kg आइस किसी कमरे में रख दें जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 24 घंटे बाद जितना कूलिंग इफेक्ट उस जगह पे पैदा होगा वो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाएगा। अगर जोल में हमने इसको 1 टन को निकालना है तो 1 टन जो है वो 335 किलो जोल पर केजी के बराबर होता है। 1 टन जो है वो 210 किलो जोल पर मिनट या 3.5 किलो वाट के बराबर जो है ना होता है।
रेफ्रिजरेशन वो प्रोसेस है जो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है एक बॉडी से जिसका टेम्परेचर लोअर होता है और उस सराउंडिंग में डिलीवर करता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उसको मेंटेन करता है, वो उस प्रोसेस का नाम रेफ्रिजरेशन है। हीट पंप जो है वो मशीन है जो हीट एक्सट्रैक्ट करती है कोल्ड बॉडी से और हॉट बॉडी को डिलीवर करती है। रेफ्रिजरेटर एक स्टोरेज चैम्बर है जिसमें हीट पंप काम करके और उसको ठंडा करता है। रेफ्रिजरेंट वो चीज़ है, सब्सटेंस है जो हीट पंप में काम करती है। हीट पंप कंप्रेसर होता है, तो टाइम के लिहाज से हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोल्ड बॉडी से और रेफ्रिजरेशन की जाती है, वो कैपेसिटी है और कैपेसिटी का यूनिट यही जी। तो अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जिस तरह एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आम मशीनरी में, COP कोएफिशिएंट ऑफ जो परफॉर्मेंस है वो उसका उलट होता है, क्योंकि जो आपकी रेफ्रिजरेटर है वो रिवर्स हीट इंजन है, तो हीट इंजन में एफिशिएंसी निकालेंगे तो लिहाजा जो एफिशिएंसी का उलट होता है वो COP यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। इसमें आप देख सकते हैं इसका फार्मूला Q/W। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, लिहाजा COP हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू होती है, COP हमेशा 1 से बड़ी होगी। दूसरी डेफिनेशन है रिलेटिव COP की, एक्चुअल बटा थ्योरेटिकल COP रिलेटिव COP। अब हमारी आती है एयर कंडीशनिंग की। ये एक प्रोसेस है हीट एक्सट्रैक्शन का जो किसी स्पेसिफिक स्पेस में से हीट को जो है ना वो बाहर निकालेगा और उसको टेम्परेचर को लो करेगा और कंफर्टेबल कंडीशनिंग जो है ना इंसानों के लिए पैदा की जाएगी और उसको मेंटेन किया जाएगा। जबकि एयर कंडीशनर उस मशीन का नाम है जो एयर कंडीशनिंग प्रोसेस के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होती है। 4 तो सबसे पहले है जी अमोनिया, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड और एक केमिकल है जिसका नाम है फ्रेन, इसको R12 भी कहते हैं। तो सबसे पहले अमोनिया की बात करते हैं। पहली चीज़ है कि ये सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रेफ्रिजरेंट है जो पुराने यानी कि रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता था। लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल पे इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है जहाँ पे इसको अगर ये लीक भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। घरों में इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता बिकॉज ये हाईली टॉक्सिक होता है और इसको आग जल्दी लग सकती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये बताइए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं है, बू नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट -77.6 डिग्री सेंटीग्रेड और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 है। नॉन टॉक्सिक है और नॉन फ्लेमेबल है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो 70 बार है। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता बिकॉज इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन चाहिए और ऑपरेटिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कलरलेस होता है, चुभने वाली इसकी जो है ना वो स्मेल होती है। बॉइलिंग पॉइंट -10.5 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.36 है और ये स्मॉल टनेज के कमर्शियल यूनिट्स हैं उनमें इस्तेमाल होता है। अब फ्रेन की बात करें तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की फैमिली का एक मेंबर है जो सफ़ेद रंग का कलर है और इसकी जो बू है वो नहीं है। ये नॉन फ्लेमेबल यानी कि इसको कोई आग नहीं लगती। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो नॉन टॉक्सिक यानी कि खतरनाक नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट -30 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऑपरेटिंग प्रेशर बड़ा नॉर्मल है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस्तेमाल होता है जो कि जिस तरह के हमारे घरों के रेफ्रिजरेटर हैं उनमें। 9.5 किसी अच्छे रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी के बड़े तो वो चीज़ जो हीट को अब्जॉर्ब करती है एक्सपेंशन के ज़रिए या वेपराइजेशन के ज़रिए उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। आइडियल जो रेफ्रिजरेंट होता है उसकी जो है ना 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल, फिजिकल और थर्मोडायनामिक्स, जो इसकी एफिशिएंसी के बारे में जो है ना डिसाइड करती हैं कि ये कितनी एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। आइडियल जो रेफ्रिजरेंट है उसकी ये कुछ खसूसियात हैं। नंबर 1 उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड उसकी लो होती है, लो स्पेसिफिक पॉलीमर वेपर होता है, मेटल को जंग लगाने वाला नहीं होता, नॉन क्रोसिव होता है, इसको जल्दी आग नहीं लगती, नॉन टॉक्सिक मीन जहरीला नहीं होता और मॉडरेट प्रेशर टेम्परेचर पर जल्दी जो है ना लिक्विफाई हो जाता है और इसका जो लीक्स का लोकेट करना आसान होता है उसकी स्मेल के ज़रिए, उसके कलर के ज़रिए, और वो सस्ता होता है और इजीली जो है ना वो ऑयल के साथ जो है ना मिक्स हो जाता है आसानी से। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और ये एवेपोरेटर होता है। ये जो एवेपोरेटर होता है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कूलिंग का अमल जारी रहता है और यहाँ से हमारे पास जो है ना वो ठंडी हवा का जो इफेक्ट है वो हमें रिसीव होता है, जो हम ठंडी हवा लेते हैं। सबसे पहले आपका कंप्रेसर काम करेगा।
वो आपके रेफ्रिजरेंट को सकते हैं यहाँ पे हाई कंडीशंस पर जो है ना वो पहुंचा देगा। कंप्रेशन का अमल होगा, उसके बाद ये फ्लो करेगा कंडेंसर की तरफ। उसके बाद ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर्स, आपको बताया था कि कंप्रेसर वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट, यहाँ से ये कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर टेम्परेचर को कम कर देगा कि कूलिंग डाउन का अमल होता है जिससे टेम्परेचर लो हो जाता है। तो लिहाजा इसके बाद ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर टू लिक्विड फॉर्म में फॉर्म चेंज हो रही है, लेकिन अभी इसकी कंडीशन जो है वो दोनों हाई होती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो उसने यहाँ से फ्लो होकर अब किसकी तरफ जाना है, एक्सपेंशन वाल्व की तरफ। जो एक्सपेंशन वाल्व जो है कंडीशंस को लो की साइड पे कन्वर्ट करता है, यानी कि हाई टू लो कंडीशंस कन्वर्ट करेगा। इसका प्रेशर इसका टेम्परेचर हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे अब चूंकि कंप्रेसर में जो है ना सिर्फ और सिर्फ वेपर्स दाखिल होने चाहिए, लिहाजा इस लिक्विड प्लस वेपर वाला जो कंपोजिशन है इसको इसमें वेपोरेटर में लिया जाएगा और वेपोरेटर में से तमाम जो है ना लिक्विड वो रिमूव हो जाता है। ये इर्द गिर्द से हीट को हासिल करता है, तो इर्द गिर्द में सराउंडिंग में कूलिंग पैदा होती है। लिहाजा ये वो हिस्सा है जो कूलिंग जो है ना वो पैदा करता है जब हम एसी वगैरह से हवा लेते। तो लिहाजा ये यहाँ से पास होने के बाद तमाम के तमाम वेपर्स जो कि लो प्रेशर वेपर्स होते हैं और वो इसमें से पैदा होने के बाद हमारे कंप्रेसर में चले जाता है। हाई टेम्परेचर साइड है वो कौन कौन सी है, उसमें कंप्रेसर है, उसमें कंडेंसर है, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व होता है। तो ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स आपके हाई टेम्परेचर साइड पे काम करते हैं, जबकि जो आपका एवापोरेटर है उसकी इनलेट और आउटलेट पे दोनों पे लो कंडीशन है। लिहाजा ये वाहिद ऐसा कंपोनेंट है जो लो प्रेशर लो होता है, यानी कि कंडीशंस पे काम करने वाला कंपोनेंट है वेपर कंप्रेशन साइकिल का। और उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, उसके बाद ये थ्रॉटल वाल्व है और ये एवापोरेटर है।
वेपर कंप्रेशन साइकिल आपके सामने मौजूद है। इसमें बेसिकली 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और वेपोरेटर। अब ये वो पोर्शन है, वेपोरेटर है, जहाँ पे सराउंडिंग से हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। दैट्स ये वो पोर्शन है जहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कूलिंग पैदा होती है। वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट है वो है एक्वा अमोनिया। इस वजह से इस अब्जॉर्प्शन सिस्टम को एक्वा अमोनिया सिस्टम भी कहते हैं। अमोनिया की खासियत है कि वो ठंडे पानी में जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। सोल्यूशन को, एक्वा अमोनिया सोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन कहते हैं। जबकि इसी पानी को जब हीट किया जाए तो इसमें से जो हाई प्रेशर अमोनिया होती है वो ऊपर सेपरेट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम एक्वा अमोनिया सोल्यूशन यानी कि वीक सोल्यूशन हम जो है ना वो कहते हैं। अब्जॉर्प्शन सिस्टम में कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं होता, कंप्रेसर वाला हिस्सा पूरे हिस्से से रिप्लेस हो चुका है। वो ये अब्जॉर्बर है, ये जनरेटर है और ये दरमियान में आपको पंप समझाया था और ये रिटर्न डक्ट है जिससे वो पानी वापस आता है। यहाँ पे आपको क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है और यहाँ पे आपका जब हीट है उसको जो है वो वीक सोल्यूशन क्रिएट करती है। वो एब्जॉर्ब होती है अमोनिया ठंडे पानी में, तो वहाँ पे हीट लिबरेट होती है, पैदा होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर का होता है बढ़ता है। तो हमने इस तरफ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन रहने के लिए हम यहाँ पे कूलेंट पास इनके पानी गुजारते रहते हैं मुसलसल। देयर इज़ नो टेम्परेचर राइज एट दिस प्लेस। नेक्स्ट स्टेप में यही स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन पंपिंग के जरिए जनरेटर में पहुँचाया जाएगा, वहाँ पे इसको जो है ना वीक सोल्यूशन में कन्वर्ट किया जाएगा। इस वजह से इसको एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं जनरेटर अब्जॉर्बर सिस्टम। अमोनिया के वेपर्स को एनालाइजर आगे पास कर देगा, जबकि जो पानी रह जाता है उसको कंडेंस बैक करके दोबारा जो है ना वो अब्जॉर्बर में भेज दिया जाता है। इस तरीके से हमारा जो वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो काम करता है। तो ये उन जगहों में इस्तेमाल होता है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा है, हीट एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उस हीट की मदद से हम इस सिस्टम को चलाते हैं। वेपर अब्जॉर्प्शन में अब्जॉर्बर, जनरेटर, पंप होते हैं, जबकि इसमें कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। वेपर अब्जॉर्प्शन में कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कंप्रेसर की ज़रूरत होती है। वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम हीट एनर्जी को इस्तेमाल करता है रेफ्रिजरेंट की कंडीशन को चेंज करने के लिए, जबकि वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो कंप्रेसर की मैकेनिकल एनर्जी है उसको इस्तेमाल करता है। बतौर रेफ्रिजरेंट इसमें 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जबकि इसमें एक ही लिक्विड इस्तेमाल होता है बतौर रेफ्रिजरेंट। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसकी लो है, इस सिस्टम की हाई है। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, लिहाजा नॉइज़ कम होती है। इसमें मूविंग पार्ट्स की वजह से नॉइज़ ज़्यादा होती है। इसमें ये जो वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम है जहाँ पे बिजली का फुकदान है उस एरिया में ज़्यादा इफेक्टिव है, जबकि वेपर कंप्रेशन सिस्टम के लिए हाईली एनर्जी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये कॉस्ट के हवाले से सस्ता है और ये कॉस्ट के हवाले से सिस्टम महंगा है। सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका नाम है एक्वा अमोनिया। इसमें 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है जिसमें अमोनिया बतौर रेफ्रिजरेंट या कूलेंट इस्तेमाल होता है, पानी है वो बतौर एब्जॉर्बेंट इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम में वही वेपोरेटर है, वही एक्सपेंशन वाल्व है, वही कंडेंसर है, कंप्रेसर है, उसकी जगह 3 चीज़ों ने ली है। इसमें है जी एब्जॉर्बर, पंप और तीसरी चीज़ है जी जनरेटर। एक्सपेंशन वाल्व के बाद लिक्विड फॉर्म में होता है और उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों लो होते हैं। वेपोरेटर वो पोर्शन है जहाँ पे कूलिंग पैदा होती है। लिक्विड अमोनिया इस पाइपों में से गुजरेगा, ये इर्द गिर्द की हीट को जो है ना वो अब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से इर्द गिर्द कूलिंग पैदा होगी। तो ये लो प्रेशर जो अमोनिया के वेपर्स हैं ये एक अगले कंपोनेंट की तरफ जाएंगे जिसका नाम है अब्जॉर्बर। अब्जॉर्बर में ऑलरेडी हमारे पास अमोनिया और पानी का सोल्यूशन जिसको एक्वा अमोनिया कहते हैं वो मौजूद होता है। मज़ीद पानी में ये खासियत है कि वो मज़ीद अमोनिया के वेपर्स को जो है ना वो अब्जॉर्ब कर सके। अब जैसे ही ये अमोनिया के वेपर्स यहाँ से आके इसमें दाखिल होते हैं, पानी उसको मज़ीद अब्जॉर्ब करता है। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पानी की कैपेसिटी मज़ीद अमोनिया के वेपर्स को अब्जॉर्ब करने के लिए कम हो जाती है। उस चीज़ को कम करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल पानी का सोर्स देते हैं, पानी को सर्कुलेट करवाते हैं यहाँ पे, ताकि इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज ना हो। सोल्यूशन है ये पंप के ज़रिए जनरेटर की तरफ पहुँचाया जाएगा, अब्जॉर्बर से लेके जनरेटर में पहुँचा दे।
अब जनरेटर में हम एक एक्सटर्नल हीट सोर्स प्रोवाइड करेंगे। अमोनिया पहले वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है बनिस्बतन पानी के। एनालाइजर का काम ही यही है कि वो पानी के वेपर्स को पास नहीं होने देता, जबकि अमोनिया के वेपर्स को पास करके वो नेक्स्ट कंपोनेंट में पहुंचाना शुरू कर देता है। बाकी ये जो पानी होता है ये एक प्रेशर रिडक्शन वाल्व के ज़रिए दोबारा अब्जॉर्बर की तरफ पहुंचा दिया जाता है। हाई प्रेशर अमोनिया के वेपर्स होंगे, ये आगे कंडेंसर की तरफ जाएंगे और कंडेंसर के पाइपों को बाहर की तरफ से एक्सटर्नल सोर्स से हवा दी जाएगी और यहाँ पे भी हाई प्रेशर है और कंडेंसर के बाद भी हाई प्रेशर है, यानी कि ये हम हाई प्रेशर कंडीशन में जा रहे हैं। अब एंड पे आपके पास एक्सपेंशन वाल्व होता है जो इस हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया को लो प्रेशर लो टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल कंडीशन पर लाकर अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू मे कमेंट, and for more useful videos and content subscribe this channel. Thank you so much.